Hi friend, my name is Anurag Chaurasia and my channel name is Episode 2.5। तो इसमें हम लोग अब बात करेंगे वीडियो में जो आप लोगों को क्लास 12 की जो केमिस्ट्री सोल्यूशन पढ़ाया गया था। सोल्यूशन में आपको दो वीडियो जो है प्रोवाइड कराया गया था। तीसरा वीडियो यानी कि पार्ट 3 है। इसमें जो है इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से ये जो 4 पॉइंट इसके होते हैं, इस 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका जो पॉइंट है, सबसे मुख्य पॉइंट है अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म के जो है 4 प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं इसके गुणधर्म। और इसको जो है पढ़ना अति आवश्यक है क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोल्यूशन चैप्टर में इसको छोड़ देते हैं तो आपका सोल्यूशन चैप्टर पढ़ना जो है बेकार है ना। क्योंकि ये जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे जो है प्रश्न आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं और 2-3 इसका जो है इसका पूरा न्यूमेरिकल का थ्योरी यानी कि निगमन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला हम पढ़ेंगे विलायक के वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन, विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन और विलयन का परासरण दाब। ठीक है, तो इसको हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक जो है वो आ रहा होगा, आपके टॉपिक का नाम आ रहा है ना। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए इसमें जो है टॉपिक का जो आपका पहला पॉइंट है, इसमें आपका जो पहला पॉइंट दिया है विलायक के वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक विलयन के हिमांक का अवनमन, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन और विलयन का जो परासरण दाब। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, आपके नीचे ये लिखा है कि यह सभी गुण विलयन में उपस्थित मूल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या पर के अनुपात पर जो है निर्भर करता है, न कि विलय की प्रकृति पर। इसे जो है अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए अणुसंख्य गुणधर्म जो है लैटिन भाषा से बना है, जो कॉलिगेटिव शब्द से उत्पन्न हुआ है। देखिए इसमें लैटिन भाषा में जो को का अर्थ होता है, को का अर्थ जो है एक साथ होता है और लिगेर का अर्थ जो है आबंधित होता है, यानी कि एक साथ आबंधित, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म में ये जो गुणधर्म है उसको जो है एक साथ आबंधित जो है संबंधित करेंगे। अब देखिए इसका सबसे मोस्ट पॉइंट जो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाया जा रहा है, ये जो लिखा है यह सभी गुण विलयन में उपस्थित मूल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय कणों की प्रकृति पर। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ स्क्रीन बोर्ड पे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, देखिए समझाना हमको कैसे है। जैसे मान लीजिए हम एक प्रकार का विलायक ले लिए, इस पात्र में एक प्रकार का विलायक ले लिए। ठीक है, अब विलायक के इसके ऊपर जो हमने एक जो है पात्र से इसको हमने ढक दिया है ना, एक प्लेट से इसको हम ढक दिए। अब देखिए इसमें अगर हम H2O विलायक लेते हैं, जल लेते हैं, तो इसके वाष्प पदार्थ में क्या होगा। देखिए इसके वाष्प पदार्थ में क्या होगा, इसके वाष्प पदार्थ में ये जो वाष्प बन रहा होगा ये काफी अधिक मात्रा में बन रहा होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो H2O है, ये H2O जो है शुद्ध प्योर अपनी अवस्था में है, इसलिए यहाँ पे केवल H2O यानी कि केवल विलायक की उपस्थिति से यहाँ पे वाष्प पदार्थ अत्यधिक बन रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यानी कि विलायक के वाष्प पदार्थ में क्या हो रहा है, उन्नयन, है ना। अवनमन कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अब H2O में यदि हम क्या मिला देते हैं, चीनी, चीनी मिला दें या नमक मिला दें, ये जो दो पदार्थ हैं ये अवाष्पशील पदार्थ है। अवाष्पशील पदार्थ का मतलब आप समझ रहे हैं कि कभी आपने देखा होगा कि यदि हम चीनी को नीचे गिरा देते हैं या नमक को गिरा देते हैं तो क्या वो वाष्प बन के उड़ जाता है, नहीं, वो गल जाता है ना। यानी कि पृथ्वी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है ना, लेकिन वो वाष्प बन के उड़ता नहीं है। यानी कि ये दोनों पदार्थ क्या है, अवाष्पशील पदार्थ हैं।
जब अवाष्पशील पदार्थ है, इसका मतलब ये है कि चीनी और नमक ये दोनों क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है। अब सोचिए, अब इसमें हम इसको मिला देंगे तो इसका जो वाष्प बनना है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसके वाष्प दाब में क्या आ गया, अवनमन आ गया। ये 2 पॉइंट हम लोग समझ लिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या था कि हिमांक, है ना। हिमांक का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यदि हम किसी पदार्थ को जो है मतलब मतलब बर्फ बनाना चाहते हैं, यदि हम पानी को ही बर्फ बनाना चाहते हैं, तो यदि उस प्योर पानी रहेगा तो कितने समय में बर्फ बनेगा, और यदि उसमें हम चीनी या नमक ऐसे मिला देते हैं तो कितने समय में बनेगा। ये हमको इस तीनों पॉइंट में जो है पढ़ना है। चौथी पॉइंट हमारा जो परासरण दाब है, परासरण दाब देखिए क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है, अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है, जिसे जो है परासरण दाब से जो है समझा जाता है। देखिए परासरण दाब का मैं एक फिगर बना रहा हूँ, आप इससे समझिएगा इसमें क्या है। यह हम एक प्रकार का ज्वाइंट जो है पात्र ले लिए, ठीक है। इसके बीच में हम WMB या WBM यानी कि यहाँ पे हम ले लेते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली वे झिल्ली होती है, जैसे कहने का मतलब आप अंडा देखे होंगे, किशमिश देखे होंगे, तो जो किशमिश को यदि हम पानी में भिगोते हैं तो पानी का कण किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन जो ये किशमिश का जो अंदर का पॉइंट है, यानी कि जो मड होते हैं, जो मंड जो होते हैं, वो जो है पानी में नहीं आता है। अंडे को हम बॉयल करते हैं, हमारा पानी जो है अंडे में प्रवेश कर जाता है, अधिक सांद्रता में गति कर जाता है, लेकिन अधिक सांद्रता कम सांद्रता में नहीं आता है ना। यानी कि उसके ऊपर जो लेयर लगा होता है वही अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यहाँ पे जब हम अर्धपारगम्य झिल्ली लेते हैं तो एक तरफ हम क्या करते हैं, कम सांद्रता यानी कि यहाँ पे जो है एक प्रकार का हम क्या लेंगे, विलयन ले लेते हैं, जिसमें केवल अधिक से अधिक मात्रा में लगभग 99% इसमें जल ही है, और इसमें हम ले लेते हैं क्या, इसमें भी एक प्रकार का हम जल ले लेते हैं, और इसको भी, इसमें जो सांद्रता होती है ये जो है H2O इसमें क्या है 50% है, और NaCl जो है 50% है, यानी कि इसका जो 50-50% है। अब देखिए जैसे ही ये आगे की तरफ गति करेगा, जैसे ही ये आगे की तरफ गति करेगा, यानी कि देखिए इधर सांद्रता कम है और इधर अधिक है, क्योंकि इसमें 50% नमक है। अब जैसे ये इधर गति करेगा, इस पे इसका जो पानी का ये जो लेयर है ये ऊपर बढ़ता जाएगा। अगर हम यहीं पर एक दाब मापी लगा दें, दाब मापी, तो हमें दाब ज्ञात कर लिया जाएगा कि पानी कितने प्रेशर से इसको ऊपर की तरफ जो है धकेल रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाता है। अब देखिए ये जो पानी की गति करने की स्थिति, इसको हम परासरण करते हैं। पानी की गति करने की स्थिति को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परासरण कर रहे हैं, और इस पे यदि यह दाब लगाया, यानी कि ये दाब मापी, अभी हम ज्ञात कर लेंगे कि ये दाब है, यानी कि इस पे जब ये दाब लगाया तो ये दाब लगाने से ये क्या हो गया, परासरण दाब हो गया। क्या हो गया, परासरण दाब। ठीक है, तो देखिए ये इसका जो है 4 पॉइंट था। अब हम एक एक करके एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से, उससे जो हमारा फार्मूला निकलेगा उस सभी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो रुकिए, अब देखिए अणुसंख्य गुणधर्म का हम पहला पॉइंट वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन को जो है समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक जो अवनमन है ये क्या है, पहले हम जो है राउंड नियम को जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है,
राउट नियम में हम लोग ये पढ़े हैं कि वह विलेन जो आदर्श, यानी कि वो आदर्श विलेन जो राउट नियम का जो है फॉलो करता है। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये जो दिखाया जा रहा है समीकरण, इसको पढ़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि देखिए हमने सीखा है कि किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, ये बात सही है। राउट ने सिद्ध किया कि वाष्प दाब का अवनमन केवल विलयन के कणों की सांद्रता पर निर्भर करता है, न क्योंकि प्रकृति पर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो समीकरण दिया गया है P1 इक्वल टू x1 और P नोट 1, ये जो है आपको बताया जा चुका है। उसके बाद देखिए विलायक के वाष्प दाब में अवनमन P नोट 1 इसको को जो है निम्न प्रकार जो है लिखा जा सकता है ना। जब भी डेल्टा P नोट 1 जो है, जब भी डेल्टा P1 आता है यानी कि डेल्टा आता है, तो पहले मान को दूसरे मान से घटाते हैं। वही चीज यहाँ भी दिया है कि डेल्टा P1 इक्वल टू P नोट 1 माइनस P1 इक्वल टू P नोट 1 माइनस P नोट 1 इंटू x1। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ से हम P नोट 1 जब कॉमन कर लेते हैं तो हमारा बच्चा है P नोट 1 कोष्टक में 1 माइनस x1। यह ज्ञात है कि x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। यह समीकरण भी आपको बताया जा चुका है कि यदि हम किसी दो पदार्थ यदि किसी विलयन के मोल अंश को निकालते हैं, यदि एक का मोल अंश निकल जाता है तो दूसरे को एक में से घटा देते हैं तो दूसरा भी निकल जाता है। ठीक है, तो वही समीकरण यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि अब आप स्क्रीन बोर्ड से हमारे इस पे आइए, देखिए क्या लिखा है। जिस विलयन में कई वाष्पशील पदार्थ होते हैं उसके वाष्प दाब का अवनमन विभिन्न विलयों के मोल अंश के योग पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो P नोट 1 हम देख रहे हैं या डेल्टा P1 देख रहे हैं, देखिए डेल्टा जो P1 है, ये डेल्टा P1 इक्वल टू होता क्या है P नोट 1 माइनस P1। ठीक है, इसके समीकरण को हमने रख दिया। ठीक, अब बटा हमने रख दिया क्या P नोट 1 इक्वल टू, और क्या रख सकते हैं, देखिए हमें पता है कि x2 इक्वल टू क्या होता है n1 अपान n1 प्लस n2, यही होता है ना। अब देखिए यानी कि जब पदार्थ का हम मूल निकालते हैं तो दो पदार्थ होते हैं, एक पदार्थ के मूल को n1 मान लीजिए और दूसरे पदार्थ को n2। यानी कि जब पहले का निकालते हैं तो ऊपर पहले और नीचे दोनों का योग होता है, यानी कि अगर n2 का निकालेंगे ऊपर n2 और नीचे भी वही योग होगा। ठीक है, यदि ये भी समीकरण आपको बताया गया है कि x2 का मान यदि x1 से निकालना हो तो हम क्या करते हैं x2 माइनस 1 माइनस x2 लिख देते हैं। ये समीकरण भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस चीज को यानी कि x2 को हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है रख देंगे। अब यहाँ पर जब रखते हैं तो क्या होगा n1 प्लस n2, ये हमारा एक समीकरण बना। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले इस चीज को हम जो है मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए अब हमारा यहाँ पे n1 प्लस n2। ठीक है, अब देखिए P नोट 1 माइनस P1 अपान P नोट 1 इक्वल टू, यदि देखिए यदि यहाँ पे n1 जो है n1 लगभग जो है क्या हो जाए लगभग जो है शून्य के करीब आ जाए, मतलब उसका मान बहुत कम हो, है ना, यानी कि बहुत कम हो जाए n2 के, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि बहुत कम जब हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n1 अपान n0 1, ये लिखेंगे ना। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे जो दिखाया जा रहा है, ये क्या दिखाया जा रहा है आपको कि n ऊपर जो है मान लीजिए n2 रख दिया गया और नीचे n0 1, वही चीज यहाँ भी रख सकते हैं आप n2 अपान n0 1, यानी कि n नोट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान जो है परिवर्तित हो गया। अब देखिए उसको उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यही लिखेंगे कि देखिए हम यही लिखते हैं, देखिए इसी मोड पे देखिए हमारे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नीचे से आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिए क्या है, हम इसको लिखेंगे P नोट 1 माइनस P1 अपान P नोट 1 इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं मोल बराबर क्या होता है
मोल बराबर होता है क्या, n बराबर भार बटा अणु भार, है ना, यानी कि m अपन डब्ल्यू, ठीक, m अपन डब्ल्यू। तो ये m है तो यानी कि m2 अपन w2, क्योंकि 2 है। ये क्या है, m1 अपन w1, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, p नोड 1 माइनस p1 अपन p नोड 1 इक्वल टू, अब देखिए ये ऊपर चला जा रहा है, यानी कि m2 w1 w2 m1, ये हमारा एक समीकरण बन रहा है ना। ये जो हमारा समीकरण आप देख रहे हैं, यही हमारा समीकरण जो है जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो ये समीकरण हमारा लगता है, ठीक है। देखिए आप ये फार्मूले को जो है एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, ये फार्मूला जो है आपको जो है बहुत काम आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसमें आपका जो है स्क्रीन बोर्ड पे जो आपको दिखाया जा रहा है प्रश्न, उस प्रश्न में क्या है देखिए, इसी पर जो है आपको सवाल दे दिया है, लेकिन इसको बताने के पहले मैं आपको यहाँ पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या चीज क्या क्या है। देखिए W जो है और जो M1 और M1 है, ठीक है ना। W जो है भार है, जितने W है उसके भार हैं, और M1 जो है अणु भार है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो आपको प्रश्न दिखाया जा रहा है उसी में आपको सॉल्व भी किया है, तो मैं आपको उसी में जो है बता दे रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। दिया है किसी शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर द्रव्यमान 78 है में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 है ना। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ठोस का मोलर जो द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसमें देखिए क्या क्या दिया है, पी नोड 1 इक्वल टू क्या दिया है 0.58 पी नोड 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद पी इक्वल टू क्या दिया है 0.845, ये जो आपका नीचे दिया है, ठीक है। अब देखिए पी नोड 1 और P1 हमको ज्ञात हो गया, इसको नीचे लिखते जाएंगे। अब M1 क्या है, M1 78 दिया है बेंजीन का, ठीक है। W2 क्या है, W2 हमारा 0.5 दिया है ना। W1 क्या है 39 ग्राम दिया है। अब हमको ज्ञात करना क्या है, पूरे सूत्र में M2 ज्ञात करना है। देखिए सभी चीजें दिया है, बस हमको ज्ञात करना है M2। अब इसी प्रकार जो है एकदम अच्छे से व्यवस्थित कर देंगे जिस तरह फार्मूला में दिया हुआ है। अब उसके बाद जो है हम जब M2 का मान निकालेंगे तो हमारा 170 ग्राम प्रति मोल जो है आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसका सूत्र निकाला है, और इस सूत्र से जो है हमने एक तो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, एक चीज और आपको बताना है कि देखिए मैं कुछ समय के लिए रुक जाता हूँ वीडियो में, इसलिए ताकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है तो अपलोड नहीं होता है, तो मैं छोटा छोटा वीडियो बना के उसको एक में ज्वाइन करके जो है अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम सॉरी चाहते हैं आपसे, और बस आप आगे चलते हैं क्वथनांक का उन्नयन पर। देखिए हाँ, तो चलिए अब जो है क्वथनांक के उन्नयन पर जो है हम बात करेंगे। क्वथनांक का उन्नयन को मैं आपको जो है ये जो स्क्रीन बोर्ड पे आपको एक ग्राफ दिखाया जा रहा है, इस ग्राफ की सहायता से जो है हम समझेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए इसको हम बना लेते हैं, इस ग्राफ को। नीचे जो है क्या दिया है, ताप दिया है, ठीक है, जिसको हमें केल्विन में व्यक्त करना है, ठीक है। और ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि एटीएम दिया है, ये जो है स्थिर है ना। वाष्प दाब यहाँ पे स्थिर हमारा रहेगा 1.0313 बार, इसमें जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एक एटीएम, ठीक है। अब ये जो है हमारा वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर जिसको कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एटीएम पर जो है आप देख रहे होंगे कि डैश डैश करके जो है आपको बताया गया है, इसमें बनाया गया क्या, एक विलयन बनाया गया है और एक हमारा क्या बनाया गया है, विलायक, ठीक है। तो देखिए जब यह विलायक था, यानी कि जब हम केवल क्या लिए थे, विलायक लिए, है ना।
जब हम अब इसको आप जो है यहाँ से समझिए हमारे वीडियो को, ठीक है। अब देखिए ये हमने एक विलायक लिया था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विलायक का क्वथनांक, ठीक है, विलायक का क्वथनांक। अब उसके बाद देखिए अब विलायक में जब हम विलय मिला देंगे यानी कि अवाष्पशील पदार्थ सब मिला देंगे। आपको मैं एक ये बना के जो है बताया था कि अगर केवल पानी लेते हैं तो खूब वाइपर प्रेशर यानी कि खूब वाष्प बनेगा, जैसे उसमें पानी में चीनी मिला देते हैं उसका वाष्प जो है बनना कम हो जाता है। उसी तरीके से जब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जब हम कुछ विलायक में विलय मिला देते हैं तो इसका वाष्प पदार्थ कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है यानी कि ये जो है वैल्यू यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब यहाँ आ गई, तो अब देखिए किसको हम क्या मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में इस पे ताप कुछ और है, इस पे ताप कुछ और है। यहाँ पे विलयन का जो है विलयन का क्वथनांक हो जाएगा, ठीक है, विलयन का क्वथनांक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दो, ये जो हमारा क्या है ताप है, ये हमारा क्या है ताप, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है, मैं बताया था कि आपको अंतर को डेल्टा टी से जो है व्यक्त करना है, ठीक है, डेल्टा टी बी से, ठीक है, डेल्टा टीबी इसलिए हमें लेना है क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक का उन्नयन है, तो क्वथनांक को हम बी से ही प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए डेल्टा टीबी, बी को बहुत छोटा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हमारा टी नोड बी है और ये हमारा क्या है टीबी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या किए, हम इसको मान लिए क्या कि हम ग्राफ द्वारा ये समझ लिए कि जब विलायक था तो इसका वाष्प खूब खूब बन रहा था, और जब विलयन हो गया तो इसका वाष्प पदार्थ कम हो गया, है ना। यानी कि विलायक और विलयन के वाष्प पदार्थ में जो अंतर हुई उसको हम किससे, यानी कि इसके ताप में जो अंतर हुआ इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा टीबी से, और इसके बीच के अंतर को जो है हम निकाल के इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके हम फार्मूला की हम बात करेंगे, इसकी फार्मूला क्या होती है, ठीक है, इसको आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए इसमें यह कहा जाता है कि विलयन का क्वथनांक जो होता है, आप देखिए स्क्रीन बोर्ड पे आपके दिखाया जा रहा है, विलयन का जो क्वथनांक होता है ना, वो उसके मोलरता के समानुपाती होता है, यानी कि मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा यानी कि डेल्टा बी टीबी प्रोपोर्शनल यम डेल्टा टीवी अब प्रोपोर्शनल हटाते हैं हमको के भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख लिए, तो अब हम आपको समझा रहे हैं, इसको देखिए कैसे हमको देखना है, हमको देखना है डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नोट बी, ये आप समझ लिए। जो ग्राफ में हम ताप का अंतर समझे, संकर्ण एक हो गया। अब ये आपका कहता है कि जो विलयन की जो ताप होती है यानी कि जो क्वथनांक का जो ताप होता है वो उसके जो है क्या होता है मोलर सांद्रता के जो है क्या होता है समानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए समानुपाती होता है अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल यम, है ना, यम जो है क्या है मोलर सांद्रता है। अब देखिए जब हम इसको हटाएंगे तो क्या होगा डेल्टा टीबी इक्वल टू एक कांस्टेंट प्राप्त होगा जिसको हम क्या कहेंगे केबी, ये क्या हो जाएगा इनटू एम। देखिए ये भी हमारा एक प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला बन गया, एम आई पी एम जो है फार्मूला बन गया हमारा। इसको हमको याद करना है, यही याद करने में हमें बहुत समय लगता है, लेकिन अब हमें समय नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यम इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, यम इक्वल टू देखिए क्या होता है। अब इसको जो है यम जो है वैल्यू हमारा है, यम हमारा वैल्यू क्या है, यम हमारा वैल्यू जो है मोलरता है, ठीक है। तो मोलरता बराबर क्या होता है, यम इक्वल टू क्या होता है, यम इक्वल टू हमारा होता है कितना W2 अपान W2 अपान M2 यानी कि पदार्थ का भार बटा
अणु भार। देखिए ऊपर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटा विलय का द्रव्यमान, विलाय का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, W1 अपान 1000, क्योंकि ये ग्राम में दिया होता है, किलोग्राम में करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है। तो हमारा जो वैल्यू आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन बोर्ड पे, 1000 गुणे W2 अपान M2 गुणे W1, M2 गुणे W1। ठीक है, ये हमारा समीकरण जो है बन गया M। अब देखिए यहाँ पे 1000 गुणे W2 अपान M2 गुणे W1, इस मान को हमको रख देना है किसमें, हमको इसको रख देना है समीकरण 2 में। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसका वैल्यू जो है रख रहे हैं। ठीक है, हमें क्या प्राप्त हुआ, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी, है ना। यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ था, केवी के बाद यहाँ पे हमको यम प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब यम का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी, और यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे क्या, 1000, है ना, गुणे W2 अपान M2 गुणे W1। यही हमारा फार्मूला जो है बन गया इस टॉपिक का। ठीक है, अब इसके आगे हमारा कोई फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, ये फार्मूला हमारा ये है और एक फार्मूला हमारा ये हमारा जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें ये काम आएगा। अब हम देखते हैं आगे कि इस पे जो है न्यूमेरिकल दिया है। देखिए अब इस न्यूमेरिकल को आप लोग देखते रहिए, हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, एक सॉसपेन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र है, C6H12O6 को 1 किलोग्राम में जल में घोला गया है। 1.01 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। यानी कि हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, हमको यहाँ पे ज्ञात करना है ताप, है ना। अब उबलेगा जल के लिए केवी का मान इतना दिया है 0.52 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब देखिए ग्लूकोज का मोल हमको ज्ञात करना रहेगा, तो भार बटाड़ू भार 18 दिया, अणु भार निकालेंगे 180, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.1। ठीक है, अब देखिए विलायक की मात्रा जो दिया है 1 किलोग्राम दिया है। अब 1 किलोग्राम जब दिया है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जो है यम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा कुछ इसके सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब देखिए जल में, देखिए मैं 2 सूत्र बताया था, एक ये ऊपर और एक ये नीचे, तो ऊपर वाला सूत्र इसमें लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको अगला उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण में आपका जो है दूसरा वाला सूत्र लग रहा है। तो पहले पहला वाला को देख लें, यहाँ पे लिखा है डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू यम, यानी कि यहाँ पे वैल्यू हो गया 0.52 किलोग्राम प्रति मोल गुणे 0.1, इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.052 केल्विन, चूंकि 1.013 बार दाब पर जल का जो है जल जो है 373.15 केल्विन पर उबलता है। ठीक है, तो विलयन का क्वथनांक अब उसी को उसमें जोड़ दीजिए, यानी कि जोड़ दिए तो पूरा कितना हो गया 373.202 केल्विन होगा। अब दूसरा उदाहरण भी आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाया जा रहा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा 2 पॉइंट बचता है, ये दोनों पॉइंट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे का वीडियो जो है बना सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।